2018 में कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन की सरकार के शपथ समारोह में शामिल होने के बाद से बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती विपक्षी एकजुटता के किसी भी मंच पर नजर नहीं आई। फिर चाहे कांग्रेस की तरफ से विपक्षी एकता की कवायद हुई हो या फिर किसी अन्य क्षेत्रीय दल द्वारा सीएए, एनआरसी, किसान आंदोलन, संसद में सरकार का घेराव समेत कई मुद्दे पर कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की थी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। माना जाता है कि मायावती विपक्षी एकता दलों के साथ खड़ी होकर प्रधानमंत्री पद की खुद की दावेदारी को पीछे धकेलना नहीं चाहती। मायावती अपनी सियासत को दोबारा से परवान चढ़ाने की कवायद में है। वे देश की पहली दलित प्रधानमंत्री और दूसरी महिला प्रधानमंत्री के सपने को भरपूर हवा देना चाहती है, लेकिन उससे पहले वो यूपी में अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाने की कवायद में है। इसलिए यूपी से लेकर पंजाब तक उन्होंने सियासी बिसात बिछा रखी है। दिल्ली के नांगल इलाके में 1 अगस्त को 9 साल की दलित बच्ची के साथ कथित बलात्कार, हत्या और जबरन अंतिम संस्कार को लेकर पीड़ित परिवार और उसकी एक पड़ोसी और अन्य लोगों का कहना है कि आरोपी पुजारी ने घटना की रात को अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। पीड़ित परिवार की पड़ोसी दीक्षा ने द वायर को बताया कि आरोपी पुजारी राधेश्याम ने उस रात जुर्म कबूल कर लिया था। नांगल इलाके में 1 अगस्त को 9 साल की दलित बच्ची पानी भरने स्मशान घाट गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। आरोप है कि स्मशान घाट के पुजारी और यहाँ के 3 कर्मचारियों ने बच्ची का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद आरोपियों ने पीड़ित परिवार पर जोर देते हुए उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर सांकेतिक किसान संसद चला रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेता किसानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी ने फोटो के साथ कविता ट्विटर पर साझा की। कविता के जरिए उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लिया और खुद को किसानों के साथ बताया। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब हमारे 2 का, बैल हमारे 2 का, हल हमारे 2 का, हल की मूठ पर हथेली किसान की, फसल हमारे 2 की, कुआं हमारे 2 का, पानी हमारे 2 का, खेत खलिहान हमारे 2 के, पीएम हमारे 2 के, फिर किसान का क्या, किसान के लिए हम हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जल्दबाजी में बिल पास करा रही है, वह किसी बिल पर चर्चा नहीं करा रही। विपक्ष के किसी आरोप का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का पक्ष रखा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष ऐसा बोल रहा है कि जल्दबाजी में बिल पास कर रहे हैं। 2007 में विपक्ष ने कम से कम 11 बिल जल्दबाजी में पास कराए। उसके बाद 2011 में संविधान विधेयक को भी जल्दबाजी में पास करवाया। कपिल सिब्बल ने स्वीकार भी किया कि उन्होंने जल्दबाजी में बिल पास करा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात को दोहराया कि सरकार दोनों सदनों में कृषि पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार दोनों सदनों में कृषि पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अगर प्रतिपक्ष के लोगों के मन में किसानों के लिए थोड़ी भी चिंता है तो प्रतिपक्ष चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। ईडी ने आज एक बार फिर से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरे अनिल देशमुख के नागपुर के 3 ठिकानों पर ईडी की टीम सुबह से ही सर्च रेड कर रही है। गौरतलब है कि अनिल देशमुख ईडी के 4थे सम्मन को भी नकार चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 3 वरिष्ठ सेवानिवृत्त शीर्ष पुलिस अधिकारियों जूलियो रिबेरो, वीएन रॉय और एसआर दारापुरी ने 5 अगस्त को पेगासस प्रोजेक्ट के खुलासों के तहत सामने आई कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं और अन्य लोगों की जासूसी और संभावित निगरानी की निंदा की। उन्होंने ये भी कहा कि इस खुलासे से पता चलता है कि एल्गार परिषद मामले में जिन आधारों पर 16 शिक्षाविदों, वकीलों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था वे झूठे हो सकते हैं। वक्ताओं में एक ने ये भी कहा कि पेगासस के खुलासे के बाद भीमा कोरेगांव मामले को एक नई रोशनी में देखा जाना चाहिए। देश भर में जजों पर पड़ने वाले आपराधिक दबाव पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। झारखंड में एक जज की संदिग्ध मौत के मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब जज खुद को मिलने वाली धमकी की शिकायत करते हैं तो पुलिस या सीबीआई उसे गंभीरता से नहीं लेते। राज्य सरकारें जजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में जरूरी आदेश दे।
महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि राज ठाकरे ने कहा कि उनके मन में उत्तर भारतीयों के लिए कोई द्वेष या कटुता नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि राज ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर अब और आक्रामक होंगे। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उनकी राज ठाकरे से मुलाकात हुई, उन्होंने उन्हें चाय पर घर बुलाया था। इस दौरान उनकी राजनीतिक बातें भी हुई। उन्होंने उनसे कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए आपको उत्तर भारतीयों के प्रति अपना स्टैंड बदलना होगा, जिस पर उन्होंने कहा कि उनके मन में उत्तर भारतीयों के लिए कोई द्वेष या कटुता नहीं है। संसद में जारी गतिरोध के बीच राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की है। हाल के दिनों में राहुल गांधी की विपक्ष के नेताओं से ये तीसरी बैठक है। माना जा रहा है कि संसद में जारी गतिरोध को लेकर विपक्ष की इस बैठक में नई रणनीति बनी होगी। विपक्ष लगातार पेगासस जासूसी मामले और केंद्रीय कृषि कानून को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी की इस बैठक में एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी समेत कई विपक्षी दल शामिल हुए। इस बैठक में पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे किसान भाई जंतर मंतर पर बैठे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सभी नेता यानी कि विपक्षी नेता उनके 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग का समर्थन करने के लिए वहां जाएंगे। राहुल गांधी भी किसानों से मिलने जाएंगे। कोरोना की स्थिति ठीक होने के बाद भी अब मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन आम लोगों के लिए दोबारा शुरू की जा सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि उनकी सरकार मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों को दोबारा परिचालन पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में निर्णय सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। दरअसल कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण लोकल ट्रेनों का परिचालन आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने आशीर्वाद यात्रा के 6ठे चरण की शुरुआत कर दी। इस चरण की यात्रा शुरू करने से पहले चिराग पासवान ने एक बार फिर से शब्दों के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्हें घेरा है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के हालात जिस तरह से होते जा रहे हैं वो काफी चिंता का विषय है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल तेज प्रताप यादव की निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट इन दिनों सुनवाई कर रहा है। जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने विजय कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को इश्यू फ्रेम कर अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया है। विजय कुमार यादव ने तेज प्रताप के निर्वाचन को कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि तेज प्रताप यादव ने चुनाव के लिए किए गए नामांकन में जानबूझकर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 5 में से 4 दिन 40,000 से ज्यादा केस आए। गुरुवार को 45,001 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये आंकड़ा 7 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा है। तब 45,701 मरीज मिले थे। गुरुवार को सबसे ज्यादा 22,040 मामले केरल में आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कुल 49 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने सिंगल शॉट वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत सरकार से मंजूरी मांगी है। कंपनी ने इससे पहले ये कहा था कि वह भारत में अपनी सिंगल डोज वाली कोविड वैक्सीन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में भारत सरकार के साथ चल रही चर्चा को लेकर आशान्वित है। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ कंपनी के गठजोड़ से भारत के लोगों और बाकी दुनिया को कोविड वैक्सीन की एकल खुराक का विकल्प देता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4% रहेगा। MSF रेट और बैंक रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4.25% रहेगा। रिवर्स रेपो रेट भी बिना किसी बदलाव के साथ 3.35% रहेगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि 2021-22 के लिए वास्तविक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारे कदम का मकसद वृद्धि को गति देना और अर्थव्यवस्था में संकट को दूर करना है। अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से लगे झटके से बाहर आ रही है।
एयर इंडिया को वर्ष 2007 में इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय के बाद से भारी नुकसान हो रहा है और उसने 31 मार्च 2020 तक लगभग 70,820 करोड़ रुपए का घाटा उठाया है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने ये जानकारी दी है। एयर इंडिया के लिए वित्तीय बोलियां इस साल 15 सितंबर तक योग्य इच्छुक बोलीदाताओं से प्राप्त होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई बहुचर्चित डील के खिलाफ की याचिका पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़न के पक्ष में फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर समूह की करीब 24,000 करोड़ की डील पर फिलहाल रोक लग गई है। बता दें कि इस सौदे को लेकर अमेरिका की ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Amazon.com, एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स LLC और FRL कानूनी लड़ाई में उलझे हुए थे। केंद्र सरकार ने उस विवादित टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है जिसमें कंपनियों से पिछली तारीख से टैक्स वसूलने का प्रावधान था। इसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहते हैं। केंद्र सरकार ने टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया। इस बिल के पारित होने के बाद पिछली तारीख से टैक्स लगाने वाला विवादित कानून खत्म हो जाएगा। ब्रिटेन के गृह विभाग ने चिकित्सकीय आधार पर लंदन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्रवास को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। वीजा की अवधि बढ़ाने का आवेदन खारिज होने के बाद नवाज शरीफ ने जवाब में ब्रिटिश इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। बता दें कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के 2 मामलों में दोषी ठहराए गए शरीफ नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने इलाज के लिए उन्हें 4 हफ्तों के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भीड़ ने हिंदुओं के एक मंदिर पर हमला कर मूर्तियों को खंडित कर दिया और मंदिर के कुछ हिस्से को जला दिया। इस पर प्रधानमंत्री इमरान खान ने क्षतिग्रस्त मंदिर का जीर्णोद्धार करने और सभी दोषियों को गिरफ्तार करने का वादा किया। पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद ने गंभीर चिंता प्रकट की और उन्होंने न्यायालय में इस विषय की अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार को उसे सूचीबद्ध कर लिया है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात के बीच रूस ने एक अहम बैठक बुलाई है। सबसे खास बात तो यह है कि रूस की इस बैठक में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के शामिल होने की संभावना है, लेकिन भारत को इसका निमंत्रण नहीं भेजा गया है। कतर में आयोजित होने वाली इस बैठक का नाम विस्तारित ट्राइका होगा। ये बैठक 11 अगस्त को कतर में होनी। भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रा नताशा पेरी को दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली छात्र घोषित किया गया है। 11 वर्षीय नताशा पेरी को 84 देशों के 19,000 छात्रों के बीच उच्च ग्रेड स्तर के परीक्षण के परिणामों के बाद ये खिताब दिया गया। खिताब मिलने के बाद उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल किया गया है। ये खिताब जॉन्स हॉपकिंस सेंटर की ओर से नताशा को दिया गया है। ब्रिटेन के खिलाफ कांस्य के लिए खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम 4-3 से हार गई, जिसके बाद भारतीय महिला हॉकी टीम काफी निराश हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया। समाचार एजेंसी ANI ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें देखा जा सकता है कि सपना टूट जाने की वजह से महिला खिलाड़ी रोती हुई दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें हौसला दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने फोन कर महिला हॉकी टीम से बात की। इस दौरान मोबाइल फोन को स्पीकर पर रखा गया था। प्रधानमंत्री ने महिला हॉकी खिलाड़ियों से कहा कि देश को आप सभी लोगों पर गर्व है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने शानदार शुरुआत करते हुए ईरान की घियासी चेका मुर्तजा को पटकनी दे दी। शुरुआती दौर में ईरान के खिलाड़ी मुर्तजा ने 1 पॉइंट की बढ़त बना ली थी, लेकिन बजरंग पुनिया ने शानदार वापसी करते हुए मुर्तजा को चित कर दिया। पहलवान बजरंग पुनिया ने पदक की आस जगाई है। इससे पहले उन्होंने किर्गिस्तान के एरनजर एक्कामातलिव को शिकस्त दी थी। आपको बता दें कि बजरंग पुनिया 65 किलो वर्ग में भारत की चुनौती पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है।
भावपूर्ण ट्रैक रातन लंबिया की अपार सफलता के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो का शेरशाह एक और रोमांटिक गीत रांझा के साथ सभी के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है। इस गाने में अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को क्रमशः कैप्टन विक्रम बत्रा और डिम्पल चीमा की भूमिका में दिखाया गया है।